हेलो, स्वागत है आपका द सैलिस स्कूल पर। सैलिस स्कूल पर मेरा नाम है शैलेश कुमार मिश्रा। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बीएड के थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 10 मार्च से शुरू होने वाले हैं। इन पेपर को कम समय में तैयार करने के लिए हमें चाहिए होता है एक बेहतर तैयारी। उस बेहतर तैयारी के लिए हमें क्या-क्या करना होता है, जो कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र हैं, हमें उनको हल करना होता है। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर हम हल करेंगे, तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न पत्रों को कि किस तरीके इसका प्रश्न पत्र बीएड के एग्जामिनेशन में आता है। तो उसी सीरीज में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 2020 में पूछा गया मॉडल पेपर। इस वीडियो में मैं उन सारे प्रश्नों को हल करवाऊँगा। देखिए, बीएड के एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर भी आते हैं, लॉन्ग आंसर भी आते हैं। उन प्रश्नों को हमें कैसे याद करना है, क्योंकि हमारे पास में समय कम है, कम समय में हम अपनी बेहतर तैयारी करें। इसके लिए हम एक रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति के तहत जिनमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल हैं, उनको मैं आज की इस वीडियो में करवाऊँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा अंत तक और आप इसको शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि बीएड के थर्ड सेमेस्टर में हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप किसी और भी स्टेट में रहते हो और आपका सब्जेक्ट बीएड में ये पड़ता है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते ही वीडियो को शुरू करते हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी के बीएड के सेमेस्टर 3 के पेपर 1 की हम जिसका नाम विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन है, उसकी तैयारी हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कानपुर यूनिवर्सिटी का जो प्रश्न पत्र है, जो कि 2020 में आया हुआ है, उसका हम हल करवाएँगे। ठीक है? तो सभी प्रश्नों को एक बार नज़र डाल देते हैं कि इस प्रकार जो प्रश्न पत्र आएगा, उसमें आपके शॉर्ट आंसर आएँगे, जिसमें सारे प्रश्नों को आपको हल करना होता है। हर एक अंक 4 अंकों का होता है। कुछ इस तरीके से ये प्रश्न हैं, इनको हम हल करेंगे। फिर लॉन्ग आंसर आते हैं। लॉन्ग आंसर में आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं। 2 प्रश्नों को हल करना होता है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 12 अंकों का आता है। एक और सेक्शन आपको मिल जाएगा इस प्रश्न पत्र में, सेक्शन सी के नाम से। इसमें भी लॉन्ग आंसर है। इसमें हमें 2 प्रश्नों को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 12 अंकों का आता है। आइए इन सभी प्रश्नों को विस्तृत हल करते हैं। शॉर्ट आंसर से हम शुरुआत करेंगे। शॉर्ट आंसर को हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। शैक्षिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल लीडरशिप? नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार-बार रिपीट होता है। ऐसे प्रश्नों को आप जो है एक बार ज़रूर से सारी प्रश्नों को पढ़िएगा और जो इसमें जो मुख्य शिक्षाविद हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर किम्बल यंग आपको मिल जाएँगे। किम्बल यंग हैं, शिक्षाविद बोल्स हैं, जैकब जैडजल हैं, ठीक है? तो अगर आप इनमें से 2 की भी परिभाषा याद कर लेंगे और उनको आप इस प्रश्न की अगर आता है तो आप हल करके लिखेंगे, वहाँ पर आपको चांसेस हैं कि आप बाकी प्रश्न आप खुद से बना करके लिख दीजिए, आपको नंबर पूरे-पूरे मिलने की उम्मीद रहती है। ठीक है? तो आइए इनको पढ़ते हैं एक बार। आधुनिक युग में शिक्षा का ये जो क्षेत्र होता है वो अत्यंत व्यापक यानी कि इसका विस्तार होता जा रहा है। हालाँकि ये जटिल भी होता जा रहा है कि जितना-जितना शिक्षा का विस्तार हो रहा है, उसका प्रबंधन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता जा रहा है, जिसमें शिक्षा से संबंधित सभी व्यक्तियों को कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है? चाहे वो आप विद्यालय की बात ले लीजिए, कॉलेज की बात ले लीजिए, तो वहाँ पर काम करने वाले प्रधानाचार्य से लेकर के जो निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं, सभी को उसमें वर्क करना पड़ता है। ठीक? हालाँकि इनमें से कुछ व्यक्ति जो होते हैं प्रशासक के रूप में होते हैं और उस तरीके से काम करते हैं तथा बाकी लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वे जो भी प्रशासक का आदेश होता है, उसी के हिसाब से काम करें। ठीक है? आज अगर हम बात करें शैक्षिक नेतृत्व की, तो वो शिक्षा जगत के अंतर्गत ऐसा स्पष्ट होता है कि प्रशासन और संगठन संबंधी जितनी भी कार्यवाहक योजनाएँ हैं और नीति हैं, उनका निर्धारण किया जा रहा है। ठीक है? शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ क्या होता है कि जो शिक्षा के समूह से उसके जो नेता के शैक्षिक व्यवहार हैं, उनको समन्वित रूप से लगाया जाता है। हालाँकि हम कह सकते हैं शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ होता है विद्यालय या नेता के उस व्यवहार से जो दूसरों का आदर्श हो, उसका पथ प्रदर्शन करे और परामर्श करे। ठीक है? एवं समूह को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करे। यानी कि नेता ऐसा होना चाहिए जिसको देख करके बाकी लोग भी स्वतः ही अपने आप से ही काम करने को विवश हो जाएँ। ठीक है? तो 2 परिभाषाएँ इनमें हम लोग देखेंगे। किम्बल यंग कहते हैं शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें अनुयायी इच्छापूर्वक दूसरे का नियंत्रण करते हैं तथा निर्देशन स्वीकार करते हैं। शिक्षाविद बोल्स कहते हैं शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसके नेता अपने समूह के निर्देशन करने में पहल करता है। ठीक है? तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का
पूरी तरीके से हल करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको विस्तृत हल मिलेगा। हालांकि हमको ये पूरा प्रश्न पत्र करवाना है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसके नोट्स भी हम आपको एक इसमें नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, आप व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो रहेगा, शैक्षिक प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं? ठीक है, व्हाट आर द एम ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हल देखते हैं। देखिए, शैक्षिक प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं, इससे पहले हम समझते हैं कि शैक्षिक प्रशासन होता क्या है। देखिए, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ ऐसा प्रशासन होता है जो समाज एवं व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करे, ठीक, और एक और व्यक्ति को न केवल आत्मनिर्भर बना दे बल्कि उसे समाज के लिए उपयोगी नागरिक के रूप में भी विकसित कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से शैक्षिक प्रशासन का ये मतलब होता है। इसके क्या उद्देश्य हैं? तो कुछ उद्देश्य हैं, योग्य एवं कुशल नागरिकों को तैयार करना। शैक्षिक प्रशासन का सबसे पहला ही उद्देश्य ये है कि हम योग्य एवं कुशल नागरिक को तैयार करें। ठीक है, दूसरा उद्देश्य हमारा समानता की भावना का विकास करना है। तीसरा उद्देश्य है बालकों का हर तरीके से सर्वांगीण विकास करें, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, चारित्रिक हो। इसी तरीके से अगर हम इन सारे पहलुओं पर ध्यान देंगे तो बालक का एक सर्वांगीण विकास होगा। सामाजिक एवं व्यावसायिक कुशलता उत्पन्न कराना। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है कि वह बालकों में सामाजिक एवं व्यावसायिक कुशलता भी उत्पन्न करे, ताकि जब वो व्यवहारिक जीवन में एंटर करे, प्रवेश करे, तो समाज के जितने भी नियम हैं, आदर्श हैं, उनका पालन भी करे और धन का उत्पादन भी करे, धनोपार्जन भी करे और अपना जीवन सफल बना सके। तो कुछ इस तरीके से शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य थे। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पूरा पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुणों की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ गुड इंस्पेक्टर। एक अच्छे पर्यवेक्षक के उद्देश्य हम लोग अगर हम पढ़ेंगे तो उसका कुछ निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, निश्चित उद्देश्य होता है कि यानी कि अगर पर्यवेक्षक है तो वो व्यक्ति को उसके कार्य के प्रदर्शन के आधार पर उच्च पद प्रदान करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद नापसंद के आधार पर नहीं। दूसरा जो हमारी हेडिंग है, प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, संप्रेषक भी वो बहुत ही अच्छा होता है, दूसरों की सलाह सुनने वाला होता है। अगर हम बात करें एक पर्यवेक्षक की, तो वो जो है दूसरों की सलाह को एक सुझाव के रूप में लेता है। कोई भी अगर हम बात करें पर्यवेक्षक पूरी तरीके से सक्षम एवं त्रुटि नहीं हो सकता है। अगला एक योजनाकार होता है तथा प्रतिभा की पहचान करने वाला होता है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत बताइए। ठीक है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट की हम जो प्रिंसिपल है उनको पढ़ेंगे। कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन के। ठीक है, कक्षा कक्ष प्रबंधन के कुछ जो सामान्य सिद्धांत हैं उनमें जो मुख्य टॉपिक है, आत्मनियंत्रण, समझ और स्वीकृति, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उत्पादक कार्य। देखिए, आत्मनियंत्रण का तात्पर्य अगर हम बात करें अध्यापक से, देखिए कक्षा कक्ष का जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, उसमें क्या होते हैं, शिक्षक, कक्षा कक्ष प्रबंधन में क्या होता है, शिक्षक और छात्र शामिल रहते हैं। तो शिक्षक का जो लक्ष्य होता है, ना केवल बाहरी नियंत्रण का प्रयोग करे, बल्कि आंतरिक आत्म नियंत्रण को भी विकसित करना होता है। जैसे कि बच्चे शोर मचाते हैं तो उनको भी नियंत्रित करे, ताकि साथ में अगर खुद भी गुस्सा आ रही है तो उसको भी नियंत्रित करे। दूसरी हेडिंग है समझ और स्वीकृति। समझ और स्वीकृति का मतलब ये है कि जब छात्र जो होते हैं कक्षा कक्ष के नियम को समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो उनके द्वारा पालन किए जाने की संभावना अधिक रहती है। अगली हेडिंग है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अपनी रुचि, रुझान और योग्यताओं के अनुसार अर्थपूर्ण कार्य में लगे हुए छात्रों की अनुशासन संबंधी समस्या कम होती है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से। उत्पादक कार्य, प्रबंधन द्वारा न केवल हम नियंत्रण पर बल दिए जाने की अपेक्षा उत्पादक कार्य में व्यतीत किए गए छात्र के समय को अधिकतम करने की ओर अपना ध्यान हमें लगाना चाहिए, कि छात्र जो हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे हमारा प्रोडक्ट मतलब जो है छात्र कैसे प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ रहे हैं, उसका हमारे पास में क्या हल होकर के आ रहा है, इसकी ओर भी हमें विशेष ध्यान देना है। अगली हेडिंग है कक्षा कक्ष प्रबंधन के कुछ विशिष्ट सिद्धांत होते हैं, जैसे कि नियोजन में इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ जो मुक्त क्रिया होती हैं तथा कुछ जो संगठित पाठ होते हैं, हमें उनकी प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, प्रोत्साहन में प्रयास और संकेत को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और उपयुक्त व्यवहार को पुनर्वलन प्रदान किया जाना चाहिए। जिम्मेदारी, छात्रों को अगर हम लोग इंडिपेंडेंट रूप से जिम्मेदारी सौंपेंगे तो वो अच्छी तरीके से काम करेंगे, ये जिम्मेदारी में आएगा। न्यूनतम बाधा,
जैसे कि बाधा और विलंब क्या होना चाहिए, न्यून होना चाहिए, स्पष्ट नियम होने चाहिए, जब जरूरत हो तो नियम स्पष्ट कर दिए जाने चाहिए, ठीक है। और पुरस्कार, अगर हम ये निश्चित करते हैं कि छात्रों को जानकारी हो कि उन्हें क्या करना है और वो इसको करने के लिए, किसी भी दिए गए कार्य को करने के लिए मोटिवेट कैसे होंगे, तो वांछनीय रूप से हमें पुरस्कार का प्रबंध करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को जो कि अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करें तो उन्हें हमें पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्री पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेटिक सुपरविजन? आइए इसका हल देखते हैं। लोकतंत्री पर्यवेक्षण, इसके तहत पर्यवेक्षक जो होता है आपसी सहमति और चर्चा के हिसाब से काम करता है। या दूसरे शब्दों में वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधीनस्थों का संरक्षण करता है। इसे सहभागी या परामर्शात्मक पर्यवेक्षण के रूप में जाना जाता है। अधीनस्थों को सुझाव देने, पहल करने और मुक्त निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे कर्मचारियों की नौकरी में संतुष्टि होती है और उनका मनोबल बढ़ता है। यानी कि यहाँ पर फैसले जो होते हैं, यहाँ पर सब लोग आपस में समझ बूझ कर ले सकते हैं। देखिए, अंतर्द्वंद का मतलब होता है परस्पर विरोधी इच्छाएं। आदर्श तथा लक्ष्य उपस्थित होने पर तत्संबंधी सही चुनाव या निर्णय लेने में आपको अपने आप को असमर्थ पाना। द्वंद्व जो है, द्वंद्व ही मानव की निराशाओं का मूल स्रोत माना गया है, क्योंकि द्वंद्व में लक्ष्य की प्राप्ति को विलंब या बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, मन में किन कंतर्व विमूढ़ता की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तब भय, चिंता, व्यवहार में लचीलेपन का अभाव, मानसिक तनाव आदि उत्पन्न होते हैं। द्वंद्व आंतरिक होने को कठिन माना गया है। अब हम पढ़ते हैं द्वंद्व के प्रकार। 3 प्रकार होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और तीसरा, 2 परस्पर विरोधी लक्ष्य लेना। जैसे मक्खन खाने की इच्छा है और मोटापा बढ़ने का भी डर है, कम मक्खन खाएं या मोटापे की परवाह ना करके खूब मक्खन खाएं। इसी तरह भूख के बारे में कहा जा सकता है कि भूख खुलकर नहीं लग रही है, भोजन करूं या ना करूं। तो ये अंतर्द्वंद के एक 3 प्रकार थे। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, देखिए प्रत्येक संस्था के अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं और उनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंध की आवश्यकता होती है। विद्यालय महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था होती है, अतः इसकी एक सुसंगठित प्रबंधात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। बिना किसी प्रभावशाली प्रबंध के विद्यालय जीवन में दुर्व्यवस्था एवं संभ्रांति फैल जाने की संभावना बनी रहती है। एक प्रभावशाली प्रबंध विद्यालय में उचित व्यवस्था करता है। यह उचित व्यक्तियों को उचित स्थान पर उचित समय में उचित ढंग से रखता है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य जो हैं वो इस प्रकार हैं। आइए अब लॉन्ग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए सेक्शन बी में आपके जो लॉन्ग प्रश्न मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें देखिए 4 प्रश्न है सेक्शन बी में। पहला प्रश्न है और हर प्रश्न जो है वो 12 अंकों का होगा। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न कह रहा है, शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा प्रबंध में अंतर समझाइए और शिक्षा प्रबंध की महत्वपूर्ण दशाएं बताइए। डिफरेंशिएट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द बेसिक कंडीशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा प्रबंध में अंतर के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा, ये जो हेडिंग है मैंने कुछ यहाँ पर लिखी है, आप इनको याद कर लीजिए। शिक्षा प्रशासन शब्द शिक्षा प्रबंध की तुलना में अधिक व्यापक है, ठीक है। और दूसरी हेडिंग है हमारी, प्रशासन प्रबंध का अंग है और शिक्षा प्रबंध की शिक्षा प्रशासन से श्रेष्ठता की समर्थक है। तो इसमें क्या है, आप इन 3 हेडिंगों को याद करिएगा और इनके बारे में बना करके आप एग्जामिनेशन में लिखना है आपको। आइए अब महत्वपूर्ण दशाओं की तरफ बढ़ते हैं। देखिए शिक्षा प्रबंध की जो दशाएं हैं उसमें पहली हेडिंग है शैक्षिक नियोजन। शैक्षिक नियोजन का मतलब ये होता है कि किसी सत्ता द्वारा प्रमुख शैक्षिक निर्णय लेने की एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें समस्त शैक्षिक एवं आर्थिक व्यवस्था के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर निर्णय लिया जाता है। शैक्षिक प्रशासन अगली हेडिंग है। शैक्षिक प्रशासन का संबंध जो होता है वो शिक्षा से ही होता है। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के संबंध में योजना बनाना, संगठन पर ध्यान देना, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण आदि अनेक कार्यों से इसका गहरा संबंध होता है, ठीक है। अगली हेडिंग जो है हमारी शैक्षिक संगठन है। विद्यालय क्या होता है, एक संगठन होता है। प्रबंधक अथवा प्रशासक की आवश्यकता किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है।
चौथी हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन जो होता है शैक्षिक प्रबंध में आवश्यक होता है। शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों की हम इस प्रकार हेल्प करें जिससे वे विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित सामाजिक जीवन में स्वयं को समायोजित कर सकें। ठीक है, जो अगली हेडिंग है हमारी शैक्षिक समन्वय, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शैक्षिक समन्वय शैक्षिक प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर स्थापित करने का कार्य करता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण कर्मचारी, शिक्षक, छात्र तथा अन्य शिक्षण संबंधी क्रिया से संबंधित व्यक्ति को क्या करना है, कैसे करना है। शिक्षा संबंधी दिशा निर्देश देने के लिए प्रबंधकों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वे देखें कि क्या कार्य निर्देशों के हिसाब से हो रहा है। अगली हेडिंग है शैक्षिक नियंत्रण। शैक्षिक नियंत्रण जो होता है शिक्षा के नियोजन, उसकी व्यवस्था तथा मार्गदर्शन के पश्चात उसका महत्वपूर्ण सोपान होता है शैक्षिक नियंत्रण। ठीक है, इस नियंत्रण का तात्पर्य होता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के उद्देश्य के संदर्भ में मूल्यांकन तथा मापन करना। अगली हेडिंग है शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा में मूल्यांकन की अवधारणा शिक्षण उद्देश्य की व्याख्या करती है। शिक्षा में मूल्यांकन की परंपरा शुरुआत से ही किसी न किसी रूप में अवश्य रहती है। मापन के उपरांत जो हमें अपेक्षित अल्पमत होता है उसको पूरित करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारे ये लॉन्ग हेड क्वेश्चन है, उसकी ये हेडिंग है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन एजुकेशन। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार की भूमिका जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मामलों में राज्य सरकार को परामर्श एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा उनका पथ प्रदर्शन एवं नेतृत्व भी करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार जो होती है माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए बहुत से कार्यक्रम प्रस्तावित करती है, जैसे शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए राज्य ब्यूरो की स्थापना करती है, राज्य मूल्यांकन, एकक विज्ञान के राज्य संस्थान आदि। अगली हेडिंग है जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की भूमिका। ठीक है, तो ये हेडिंग्स हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़िए, मैं आपको बताता हूँ, और जिनके बारे में नीचे गिवन है इनका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की भूमिका। केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। जो इनकी मेन हेडिंग है वो है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। दूसरी हेडिंग है पर्यावरणीय शिक्षा, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये कुछ मेन हेडिंग्स थी केंद्रीय सरकार की भूमिका के बारे में। जो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद SCERT तथा जिला स्तरीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान डायट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, ये प्रश्न इसको भी देख लेते हैं। देखिए SCERT, पहले हम SCERT के बारे में पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों और इसकी कार्य योजना के अनुसरण में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT दिल्ली की स्थापना 27 मई 1988 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षणिक संसाधन की सहायता प्रदान की जा सके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं SCERT और जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट का काम होता है स्कूली शिक्षा के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करना। ठीक है, SCERT ने माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है और डाइट ने प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित जिलों में जमीनी स्तर पर अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए अध्ययन करने, नई तकनीकों का प्रयोग करने, कार्यवाही अनुसंधान और फील्ड परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाया है। SCERT और डाइट के इनपुट के परिणामस्वरूप शिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों तथा अन्य शैक्षिक अधिकारियों की व्यावसायिक वृद्धि हुई है जिससे उनकी प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न को पूरा पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न निकल करके सामने आता है, स्कूल भवन निर्माण के आवश्यक तथ्यों की विवेचना कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिस्कस द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देखिए, विद्यालय भवन का तात्पर्य होता है विद्यालय के मुख्य भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, क्रीडांगन, उद्यान, मैदान सभी सम्मिलित रूप से होता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़िए। विद्यालय भवन निर्माण के जो आवश्यक तथ्य होते हैं वो होती है विद्यालय की स्थिति, दूसरी हमारी हेडिंग है भवन और तीसरी हेडिंग रहेगी कक्षा कक्ष। ठीक है, तो इन सभी हेडिंगों को आप पढ़िएगा। विद्यालय भवन के बारे में आपको इस तरीके से बना करके लिखना है।
चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ आए हैं। सेक्शन सी होगा ये, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें से भी आएंगे। 2 प्रश्नों के हमें उत्तर करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 12 अंक का होगा। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संघर्ष प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? संघर्ष सुलझाने के कुछ प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब अभी देखिए हम लोग देखते हैं। देखिए संघर्ष प्रबंधन जो होता है, संघर्ष के सकारात्मक पहलुओं को बढ़ाते हुए संघर्ष के नकारात्मक पहलुओं को सीमित करने की प्रक्रिया होती है। संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य संगठनात्मक सेटिंग में प्रभावशीलता या प्रदर्शन सहित सीखने और समूह के परिणामों को बढ़ाना होता है। ठीक से प्रबंधित संघर्ष समूह के परिणामों में सुधार कर सकता है। ठीक है, आइए हम इसके प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, प्रकारों को पढ़ेंगे। देखिए संघर्ष समाधान के 6 सिद्धांत, जिनमें संबद्धता, सहानुभूति, संलग्नता, स्वामित्व, आत्म संयम और विश्वास का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो इन हेडिंग को आप याद कर लीजिए। इनके बारे में जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो आपको जो है बेहतर नंबर मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भौतिक संसाधनों के महत्व एवं आवश्यकता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्स? देखिए विद्यालय में भौतिक संसाधनों का उपयोग जो होता है बालकों के विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। विद्यालय में भौतिक संसाधनों का उपयोग बालकों के विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। इसलिए प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रबंधन समिति का यह दायित्व होता है कि वह भौतिक संसाधनों का अनुरक्षण करे तथा जिन संसाधनों का विद्यालय में अभाव है उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जैसे विद्यालय कहाँ पर होना चाहिए? ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर आवागमन की सुविधाएं हों। विद्यालय किसी कारखाने, मंडी, बस स्टैंड, रेलवे आदि के बहुत समीप नहीं होना चाहिए। भौतिक संसाधनों में प्रमुख रूप से विद्यालय के भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल और शौचालय को सम्मिलित किया जाता है, जिनके बारे में एक क्रमबद्ध विवरण जो है आप लोग को हम नीचे बता देते हैं। इसमें पहली हेडिंग जो है हमारी रहेगी वो रहेगी विद्यालय भवन का प्रबंधन। ठीक है, विद्यालय भवन का प्रबंधन है। इस पूरी हेडिंग का आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िएगा। विद्यालय भवन का प्रबंधन होना चाहिए। दूसरी हेडिंग फर्नीचर का प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, फर्नीचर ताकि विद्यालय में जो है छात्र क्लास में आराम से बैठ सकें। कुर्सियों का प्रबंध होना चाहिए, मेज का प्रबंध होना चाहिए। शैक्षिक उपकरणों का प्रबंधन होना चाहिए विद्यालय में। शैक्षिक उपकरणों का प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि श्यामपट्ट हो गया आपका, विज्ञान की सामग्री हो गई आपकी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का विद्यालय के भौतिक प्रबंधन, जो जितने भी भौतिक संसाधन है उनसे इनका संबंध होता है। अगली हेडिंग है विद्यालय की साज सज्जा का प्रबंधन। ठीक है, विद्यालय की साज सज्जा का प्रबंधन भी भौतिक संसाधनों से ही आता है। विद्यालय में पेयजल का यानी कि पानी पीने का भी पर्याप्त प्रबंधन होना चाहिए। ये भी विद्यालय के भौतिक संसाधनों में ही आता है। तो इस तरीके से जो मेन हेडिंग थी मैंने आपको बताई। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगर हम बात करें विद्यालय के विकास में मानवीय स्रोत, तो सबसे पहले विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधन जो हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले में शिक्षकों का प्रबंधन। ठीक, शिक्षक आते हैं, छात्र, समुदाय का प्रबंधन। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए शिक्षकों का प्रबंधन, ठीक है, विद्यालय में जो होता है, विद्यालय के विकास में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यालयों के प्रबंधन में। जो है इनके बारे में हम, शिक्षकों की नियुक्ति जो होती है वो शिक्षक कैसे होने चाहिए? पूरी तरीके से योग्य होने चाहिए, जिससे कि वो अपना दायित्व का निर्वहन सही तरीके से कर लें। शिक्षक जो है पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि अगर शिक्षक पूर्ण प्रशिक्षित होंगे तो छात्रों को वो अच्छा पढ़ाएंगे। शिक्षक को समय समय पर सेवारत प्रशिक्षण, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। अगला है छात्रों का प्रबंधन। विद्यालय के जितने भी मानवीय स्रोत होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं, उनका दूसरा स्तंभ उस विद्यालय के छात्र होते हैं। ठीक है, विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिससे प्रत्येक बालक को उसकी क्षमता के अनुसार पूरी तरीके से विकसित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुदाय का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी। विद्यालय की व्यवस्था में समुदाय या
समाज का प्रबंधन भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि विद्यालय के विकास में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है? समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञान कराना चाहिए कि बालक विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्यालय के प्रति भी उनका भी कुछ दायित्व है। ठीक है? इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समुदाय प्रबंधन की ओर से विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हम लोग बना कर के लिख अगला प्रश्न जो है वो कि अंतिम प्रश्न हमारा रहेगा, राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रबंध के अभिकरणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एजेंसी ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट स्टेट लेवल। आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। देखिए, शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक राज्य को न्याय, कानून की व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, व्यावसायिक विकास, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में विभिन्न योग्यताओं के कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? तो इन विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले योग्य कर्मचारियों का निर्माण केवल शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है? तो दूसरी हेडिंग हमारी रहेगी संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा। ठीक है? तीसरी हेडिंग जो रहेगी हमारी वो ये होगी जनहित। फिर है योग्य नागरिकों का निर्माण। फिर है अपनी स्वयं की प्रगति के लिए जनता में विचारधारा का प्रसार। ठीक है? जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हमारा ये प्रश्न का उत्तर जो है वो रहेगा। आज के इस प्रश्न पत्र में मैंने आपको जो मॉडल पेपर हल करवाया है, ये जो है बीएड, आज के दिन जो हमने आपको प्रश्न पत्र हल करवाया है वो 2020 का बीएड का एग्जामिनेशन जो हुआ था एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का, उसमें हमने सारे प्रश्नों को बारी बारी से आपके सामने प्रस्तुत किया और आपको समझाया कि किस तरीके से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए, बीएड के एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं और समय जो है हालांकि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 2 घंटे का ही मिल पा रहा है, तो कम समय है और हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज प्रैक्टिस अगर हम लोग करेंगे प्रश्नों को लिखने की, तो वहाँ पर हम 2 घंटे में अच्छी तरीके से पेपर को हल कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना पेपर अच्छी तरीके से करेंगे, हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए द शैलेश स्कूल को। ठीक है? धन्यवाद।